वेलकम टू एग्जाम तक वीकली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह की ये जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक एग्जाम के लिए। कैटेगरी वाइज हम लोग जो है करंट अफेयर्स करने वाले हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। बेंगलुरु में रिसेंटली इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कराए हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड जो है इस इनिशिएटिव इस थीम के साथ में बेंगलुरु कर्नाटका में 3 दिवसीय जो है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कराए। एक्चुअल में ये क्या है, ये डिफेंस सेक्टर में जो एमएसएमई कंपनीज है, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये रखा गया है। तो आपको याद रखना है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहां पर है, ये बेंगलुरु में। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आपको हमारे टेलीग्राम पर डेली मिल जाएंगे, वो जरूर से अटेम्प्ट कीजिए एंड उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जो अभी इलेक्शन आने वाले रिसेंट में, तो मतदाता जागरूकता के लिए शिक्षा मंत्रालय और चुनाव आयोग ने समझौता कराया रिसेंट में। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अगर बात की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये समझौता कराया, जहां पर 18 साल से जो अधिक छात्र है जो यूनिवर्सिटीज में है उनको वोट देने के लिए जागरूक करा जाएगा। हमारे अभी के टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार जी है। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान साहब है। एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, याद रखना है 1950 की इसकी स्थापना होती है। आर्टिकल कौन सा है, तो 324 जो है इसका आर्टिकल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च किया, जिसको शॉर्ट में MY यानी कि माई भारत भी कह सकते हैं। माई भारत की फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत। एक्चुअल में ये 10 से 19 वर्ग के युवाओं के बीच में जो है नेतृत्व विकास के लिए जो है अगर बात की उनको सशक्त बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया। 31 अक्टूबर को लॉन्च करा गया था। एंड आप सभी को पता है 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है, यानी कि अगर बात किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कलर्स के साथ में साझेदारी करी है। तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है आप सभी को पता है, योजना है बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। इसके लिए इन्होंने कलर्स चैनल जो है, ये कलर्स चैनल किसका है, वायोकॉम 18 का है। तो इसके साथ में समझौता कराएं, जहां पर एक जो है डोरी नामक कार्यक्रम आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चन ला दूंगा। मंथ एंड में जो हमारा वीडियो आएगा टॉप 100 वाला, वो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा दूंगा। बाकी डेली टेलीग्राम पर जो है आप लोग फ्री क्विज जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है अभी मैं आगे बताऊंगा। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है उनके एक चैनल जो कलर्स चैनल है वहां पर डोरी नामक कार्यक्रम आएगा, जहां पर अगर बात किया बालिकाओं की सहायता के लिए जो है टोल फ्री नंबर 1098 की अगर बात की जाए उसको इनिशिएटिव आगे बढ़ाया जाएगा, अवेयरनेस करी जाएगी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर पहल शुरू कर गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी साहब हैं। और इन्होंने रिसेंट में अगर बात की जाए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत में ये मिशन को शुरू किया, जहां पर जल प्रशासन में अगर बात किया महिलाओं को शामिल करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के दौरान जो है इसका आगे इनिशिएटिव कराएं कि इसको जो है अगले 5 वर्षों तक और बढ़ाया जाएगा। पहली बार अगर बात की जाए तो 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसको शुरू करा गया था, फिर 5-6 बार इसको आगे बढ़ाया गया। अभी फाइनली इसको जो है 5 वर्षों के लिए, मतलब काफी लॉन्ग टाइम तक जो है इसको आगे बढ़ा दिया है, जहां पर 5 किलोग्राम जो है प्रत्येक मेंबर को एक्स्ट्रा जो है दिया जाएगा, यानी कि आप जो है हर मेंबर को 10 केजी मिलेगा। इस तरह से ये तो आपको मोटे मोटे तौर पर इस योजना का याद रखना कब शुरू हुई थी, 2020 में हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में अगर बात की जाए कपास उत्पादन जो है कॉटन प्रोडक्शन ये 6% कम हो जाएगा। रिसेंट में ये जो है अगर बात की जाए अनुमान किया है, क्योंकि इसके काफी सारे इफेक्ट है। एक तो मानसूनी बरसात है, फिर गुलाबी वॉलवॉर्म संक्रमण टाइप का है, तो उस कारण से 6% कम हो जाएगा। एंड पिछले वर्ष अगर बात की जाए तो यहाँ पर 336 लाख गांठ कपास उत्पादन हुआ था। मेन रेप से अगर बात की गुजरात एंड महाराष्ट्र है, गुजरात टॉप में अगर बात की जाए कॉटन में एंड महाराष्ट्र सेकंड पे है। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र वाले ये जो काली मिट्टी वाले में कपास बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण जी ने जो है वापी गुजरात से 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये सभी जीएसटी केंद्र जो हैं ये गुजरात से संबंधित है। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद वगैरह इन सभी शहरों में नए जीएसटी सेंटर्स का अवलोकन कराएं। एंड वापी से अगर बात की जाए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इसकी शुरुआत करी है, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए सीबीआईसी द्वारा, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स,
जीएसटी वाला, इसने जो है 1 सितंबर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू करा गया था, जहां पर आपको जीएसटी बिल जो है लेना अगर बात उसके लिए प्रेरित किया गया। तो इसको और ज़्यादा अगर बात की बूस्ट मिलेगा इस जीएसटी सेवा केंद्र के लॉन्च से। नेक्स्ट है सीजीआई जो है हमारे, उन्होंने मिट्टी कैफे लॉन्च कराए। सीजीआई कौन है? अगर बात की डीवाई चंद्रचूड़, ये कौन से? तो 15 नंबर के यानी कि 50वें सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही मिट्टी कैफे का उद्घाटन कराया। मिट्टी कैफे एक्चुअल में क्या है? ये पूर्णतः दिव्यांग लोगों द्वारा जो है अगर बात की ऑपरेट करा जाता है, एंड ये जो है एनजीओ 2017 में स्थापित करा गया था, एंड अभी तक टोटल 41 कैफे हो चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मिट्टी कैफे की शुरुआत किसने करी? डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, जो कि हमारे सीजीआई हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, चलो एक मैं आपको साथ साथ में स्टैटिक जीके भी काफी ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, आर्टिकल कौन सा? 124 है। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे सीजीआई? तो हीरालाल जे कानिया, आपको याद रखना है, हीरालाल जे कानिया जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट सीजीआई थे, एंड अभी कौन से? 15 नंबर के हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम हिदायतुल्ला, ये एकमात्र सीजीआई थे जो कि अगर बात की जाए राष्ट्रपति के तौर पर काम करा था। कोझिकोड एंड ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में शामिल करा गया। कोझिकोड एंड यूनेस्को, केरला का कोझिकोड सिटी एंड मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इनको यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में शामिल करा है। एक्चुअल में रिसेंट में यूनेस्को ने 55 नए शहरों को इसमें शामिल करा, जिसमें भारत के 2 शहर हैं। कोझिकोड अगर बात की केरला में, इसको अगर बात की साहित्य के शहर के रूप में जाना जाता है, एंड ग्वालियर इसको संगीत का शहर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जी का जन्मभूमि यही है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा हिंदुस्तानी साहित्य में ग्वालियर घराना भी है, जिस तरह से जयपुर घराना है, ठीक है, इसी तरह से ग्वालियर घराना भी जो है संगीत में काफी ज्यादा फेमस है। याद रखना आपको ग्वालियर एंड कोझिकोड। अगर बात की यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, ओके। नेक्स्ट बात की जाए, अब ये इस वीक के नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसी तरह से कैटेगरी वाइज है, इंटरनेशनल भी है, स्टेट है, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज है, इंपॉर्टेंट डे है, तो काफी सारी है, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी है? तो ये थाईलैंड ने करी है 6 महीने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ये थाईलैंड ने रिसेंट में करा है। अगर बात की जाए थाईलैंड के पीएम कौन है? स्नेता थाविसिन नाम है, तो थाईलैंड से थाविसिन इस तरह से याद रह जाएगा। 10 नवंबर से अगर बात की जाए 10 मई तक, यानी कि 6 महीने के लिए जो है वीजा मुफ्त, कोई वीजा नहीं चाहिए। अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो निकल जाओ थाईलैंड अभी के लिए। इसके अलावा श्रीलंका भी ये कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो श्रीलंका भी आप लोग विदाउट वीजा जा सकते हो, कुछ टाइम के लिए अभी करा था। एंड थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, एंड मुद्रा है थाई बेहत, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट श्रीलंका में अगर बात की जाए, एसबीआई की ब्रांच का उद्घाटन कराया निर्मला सीतारमण जी ने। हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने श्रीलंका के अगर बात की जाए त्रिंकोमाली सिटी में एसबीआई की शाखा का अनावरण कराया। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा जी हैं। स्थापना 1 जनवरी नहीं यार, 1 जुलाई है, ठीक है, ये पीडीएफ में करेक्शन हो जाएगा। 1 जुलाई एसबीआई की स्थापना दिवस मनाई जाती है 1955 में। वैसे इसकी स्थापना काफी ओल्ड बैंक है, जहां पर इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, बट अभी आपको याद रखना 1 जुलाई एसबीआई डे। एंड अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा जी जो है अध्यक्ष है। एंड हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली सभी इंपॉर्टेंट बैंक्स के हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको बॉम्बे में। भारत यूएई के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ है, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी रिसेंट में यूएई की अपनी यात्रा पर है, एंड वहां पर ये एजुकेशन के सेक्टर में ये समझौता हुआ है। इसका जो है समझौता का मेन उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान, जो रिसर्च है उसमें, और पाठ्यक्रम की रूपरेखा आदि में भागीदारी को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट एस जयशंकर जी की इटली यात्रा। रिसेंट में एस जयशंकर जी जो है पुर्तगाल एंड इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज। एंड इटली के साथ में जो है दोनों देशों ने निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करे, यानी कि इटली एंड इंडिया के बीच में और ज्यादा जो है अगर बात की जाए इजीली ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैगजीन में शेख हसीना शामिल हुई है। एंड अगर बात की जाए टाइम मैगजीन के कवर पेज पर इनको अगेन चित्रित करा गया है। 76 ईयर की है, लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर बात की जाए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। टका यहाँ की करेंसी है, एंड ढाका यहाँ की अगर बात की जाए कैपिटल है बांग्लादेश की। अच्छा, बांग्लादेश का स्टैटिक जीके अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ में अगर बात की वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा बांग्लादेश कितना बॉर्डर शेयर करता है?
4096 किलोमीटर। कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो 2 बार बॉर्डर शेयर करता है? तो असम 2 बार करता है। इस तरह से आपको याद रखना। फिर भूटान के राजा भी भारत की यात्रा पर आए। 8 दिवस की एक लंबी यात्रा पर भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामच्याक वांगचुक। तो वांगचुक पीछे से ये इतना छोटा सा भी नाम याद रख लोगे, काम हो जाएगा। भूटान हमारा पड़ोसी देश। एंड अगर बात की जाए सार्क का मेंबर है, वहाँ के राष्ट्रपति आए हैं। अगर बात की वहाँ के किंग आए हैं। एंड यहाँ पर जो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और व्यापार और संरचना एंड कनेक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा गया है। असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू। एंड अगर बात की सेकंड रूट है पश्चिम बंगाल के बनारहाट से समस्ते तक। ये 2 रेल कनेक्टिविटी इंडिया एंड भूटान के बीच में करी जाएगी। एंड इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स हुए। एक असम का मानस नेशनल पार्क है, ये जस्ट भूटान के बॉर्डर के नीचे है। मानस रिवर आती है भूटान से एंड वहीं पर ये मानस नेशनल पार्क है, आपको याद रखना अच्छे से। इसके अलावा भूटान की कैपिटल अगर बात की जाए थिम्पू है भूटान की कैपिटल, याद रखना है। भूटान जो है सार्क का भी मेंबर है एंड बिम्स्टेक का भी मेंबर है भूटान। भूटान जो है कौन से स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? 4 स्टेट के साथ में। सिक्किम के साथ में करता है, असम के साथ में करता है, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको याद रखना है। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा बना है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस बार का बहुत ही सिंपल है एआई। सभी को पता है चैट जीपीटी वगैरह बहुत चर्चाओं में, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो शॉर्ट में वर्ड है ना, इसको कॉलिंस डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा है। 2022 में इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर करा था परमा क्राइसिस, ठीक है, जो क्राइसिस आता है पॉलिटिकली रूप से, तो इससे संबंधित ये वर्ड था लास्ट ईयर का, याद रखना। इस साल का तो बहुत सिंपल है, एआई जो है इस साल का वर्ड है। कांगो में बिगड़ते हालात, जो अगर बात की जाए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डीआरसी जो है, ये अगर बात की जाए सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है डीआरसी। एंड यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। इंटरनली जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पर हुए 6.9 मिलियन, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर बात की तकरीबन 70 लाख लोग जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा देश के अंदर ही, क्योंकि इसके उत्तरी क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अफ्रीका में चलते ही रहते हैं। थोड़ा सा मोटे तौर पर ये याद रखना कि कांगो देश में ये कुछ हुआ था। कांगो रिपब्लिक में अगर बात की 1990 से ही जो है यूएन पीस कीपर्स लगे हुए हैं, बट अभी भी वहाँ पर कभी पीस हुई नहीं है, बिकॉज वहाँ के लोकल लोग ही जो हैं आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस के क्यूचेस्व्याका सोपका ज्वालामुखी में अगेन विस्फोट हुआ है एंड 2023 में ये तीसरी बार विस्फोट हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये, जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा उल्टा है। सोपका आप लोग पीछे से याद रख सकते हैं, आगे का नाम तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा मैं तो ये ज्वालामुखी का नाम थोड़ा सा याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीका, मीका एक्चुअल में क्या है? मीका ये सिंगर नहीं है। मीका बना है दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ, ठीक है। तो पोलैंड की हैंसन रोबोटिक्स कंपनी एंड डिक्टाटोर कंपनी ने मिलकर दुनिया का पहला जो है एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ नियुक्त करा है। मतलब बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखने वाला जो है ये रोबोट होगा, जिसका नाम रखा है मीका। तो नाम याद रखना, मीका ये है क्या? एक्चुअल में ये ह्यूमन लाइक रोबोट ही है। इसने एलोन मस्क एंड अगर बात की मार्क या जकरबर्ग से डायरेक्ट बात कर दी, मतलब इतना ज़्यादा जो है एडवांस हो चुके एआई। दैट इज़ वाई कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएफई ट्रीटी है क्या? ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है। तो कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस पर जो ट्रीटी थी, जिसको 1990 में अगर बात की समझौता करा गया था जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, तो वहाँ से भी रूस पीछे हट चुका है। यानी कि रशिया ने जो है कहा कि सीएफई संधि में हम नहीं रहेंगे, और नहीं रहने का मेन रीजन है कि नाटो जो है लगातार विस्तार करें, तो हम इस संधि में क्यों बने रहे। दैट इज़ वाई रशिया इससे हट चुका है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एसएससी में कि सीएफई संधि से कौन सा देश बाहर हो चुका है, तो रशिया हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन वाला मॉस्को कैपिटल मिलेगी। नेटो के बारे में तो आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। एंड अगर बात की जाए इसकी स्थापना होती है 1949 में। इसके अलावा रशिया कुछ ही दिन पहले जो है सीटीबीटी से भी बाहर हो चुका है। यानी कि अगर बात की कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी अगर बात की जाए जो बैन करती थी ना न्यूक्लियर टेस्ट को, तो वहाँ से भी रशिया हट चुका है। एंड इसने रिसेंट में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको भी अगर बात की जाए लॉन्च करा है, इसका भी टेस्ट कर चुका है। रशिया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है, आपको पता है। एंड ये एशिया एंड यूरोप दोनों में आता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एक साल में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईआईटी मद्रास ने पहली बार या फिर
किसी भी तरह से पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन, तो कि कौन सा आईआईटी है जो पहली बार जो है देश के बाहर उसने अपना कैंपस स्थापित किया है, या फिर कि पहली बार किस देश में आईआईटी का कैंपस स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है तंजानिया देश में। ठीक है, तंजानिया का एक ऑटोनॉमस अगर बात किया थोड़ा सा सेमी ऑटोनॉमस एरिया मान सकते हैं, ये है जंजीबार आइलैंड। तो जंजीबार आइलैंड एक्चुअल में तंजानिया देश के अंदर ही आता है। यहाँ पर आईआईटी मद्रास का कैंपस स्थापित हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं आईआईटी मद्रास का एक कैंपस है तंजानिया में, वहां पर इंडिया के लोग भी जाकर पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में मेन फोकस तो करा गया कि अफ्रीका के लोग भी जो है आईआईटी के थ्रू पढ़ सकते हैं, तो जंजीबार आइलैंड में ये करा गया है। जंजीबार आइलैंड अगर बात की जाए, एक सेकंड में आपको बता दूं, ये जो अफ्रीका ना, तो यहाँ पर तंजानिया मिलेगा आपको ईस्ट अफ्रीका में, एंड वहां पर भी एक आइलैंड के ऊपर जो है ना, ये पूरा आइलैंड है जंजीबार आइलैंड, वहां पर बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं, तो वहां पर आईआईटी मद्रास का कैंपस स्थापित हुआ है। भारत के बाहर ये पहली बार हुआ है, एंड 45 छात्रों का एक सेमेस्टर जो है स्टार्ट भी हो चुका है अक्टूबर में। तंजानिया देश की कैपिटल याद रखना, डोडोमा इसकी कैपिटल है। मुद्रा क्या है, तंजानियाई शिलिंग इसकी मुद्रा है, एंड तंजानिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। तंजानिया एंड केन्या के बॉर्डर पर है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो क्यों इंपोर्टेंट है, किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगर बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का नया मेंबर कौन बना है, चिली देश बना है। चिली अगर बात की 95th इसका मेंबर बन चुका है चिली, तो याद रखना है 95वां पूर्णकालिक देश बन चुका है चिली। एंड इसकी स्थापना की अगर बात की COP21 के दौरान 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इसके गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अभी तक 95 कंप्लीट मेंबर हो चुके हैं, 114 मेंबर एक्चुअल में, लेकिन 95 जो है पूर्णकालिक बन चुके हैं, यानी कि ये कंप्लीट मेंबर हैं इनके। नेक्स्ट, साउथ कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है, इसने जो है सैमसंग गैस लॉन्च करा है, एंड ये सैमसंग गैस क्या है, डेफिनेटली एआई हर जगह ये है। तो सैमसंग का एआई फोरम 2023 एक इवेंट हुआ था रिसेंट में, जहां पर सैमसंग गैस को लॉन्च करा। आगामी जो सैमसंग फोन है वहां पर ये सब आपको अगर बात के बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है, जहां पर ये एआई मॉडल पर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें करने वाला है फ़ोन के अंदर भी। तो याद रखना थोड़ा सा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, एंड ये क्वेश्चन अलग से पीडीएफ भी देकर दूंगा मैं आपको, जब मंथली आएगा ना तब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अलग से दूंगा। नेक्स्ट है एयर टैक्सी के लिए इंटरग्लोब एंड आर्चर के बीच में समझौता हुआ है। भारत में एयर टैक्सी की शुरुआत एंड संचालित करने के लिए इंडिगो की एक प्रमुख कंपनी है इंटरग्लोब एंटरप्राइज, और इसने अमेरिका की कंपनी आर्चर एविएशन इसके साथ में समझौता कराए हैं। क्यों समझौता कराएं, क्योंकि अगर बात की जाए आर्चर एविएशन अमेरिका में ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। एंड अगर बात की जाए एयर टैक्सी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि एक ही जगह से डायरेक्ट उड़ गई एंड वहीं पर डायरेक्ट लैंड कर गई। तो ये होता है एयर टैक्सी कार के टाइप की। एंड इसको अगर बात की जाए, इसके लिए समझौता किसने कराया, इंटरग्लोब एंटरप्राइज एंड आर्चर एविएशन ने। अब जिन लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करना, ये आप लोग खुद देख पाएंगे कितनी अच्छी पीडीएफ है, जहां पर आपको वीकली मिल रही है। एंड इसी तरह से आपको जो है मैं आपको बता दूं, वीकली पीडीएफ मिलेगी, मंथली पीडीएफ मिलेगी, एंड फिर टॉपिक वाइज भी मिलेगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी है, नेशनल की अलग से मैं आपको दे दूंगा 6 महीने की, जब एक साथ में हो जाएंगी। एंड इसके अलावा भी टॉपिक वाइज भी, जैसे इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, जो जीआई टैक्स है, इस तरह की जो करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक हैं, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है, ज्वाइन पीडीएफ बंडल में जुड़ने के बाद में आप लोग सारी पीडीएफ का एक्सेस कर पाएंगे। 99 रुपीज में आप लोग 1 ईयर के लिए जोड़ पाएंगे। एंड इट इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पर आपको न सिर्फ करंट अफेयर्स तो कवर हो ही जाएगा, श्योर रहो, इसके अलावा भी स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स की पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो सब कुछ मिलेगा आपको, पीडीएफ एक ही जगह मिलेगी, आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर से जाकर आप लोग जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। स्टेट की बात की जाए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल ने माइक्रो साइट लॉन्च करने की बात करी है। एंड सबरीमाला जो भगवान अयप्पा का मंदिर की वेबसाइट लॉन्च भी कर दी है। केरला के सीएम कौन है, पी विजयन है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना मुंबई से रवाना हुआ है, और अभी रिसेंट में केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है इसको लॉन्च करा है। कोस्टा सेरेना नाम याद रखना, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। एंड इसको जो है क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के पहल के तहत में लॉन्च करा। तो कोस्टा सेरेना नाम याद रखना, एंड जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी जी जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट आपको पता है गुजरात में स्थित है, एंड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1026 में इस पर मोहम्मद गजनवी ने अटैक करा था। मोहम्मद गजनवी ये वही है जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण करा था। 1026 में सोमनाथ पर काफी ज्यादा फेमस अटैक हुआ था। हितेश कुमार मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक बन चुके हैं, यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये बन चुके हैं महासर्वेक्षक। एक्चुअल में ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है क्या, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का नाम आपने सुना होगा। ठीक है,
तो ये जो है क्या करता है, भारत में ऑफिशियली नक्शे जो मैप है ना ये पब्लिश करते हैं। तो मैप पब्लिश करने वाली संस्था है जिसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी 1767 में बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत में। अच्छा, ये डिपार्टमेंट जो है ये विज्ञान, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंदर में आता है और अभी पृथ्वी और विज्ञान मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। तो भारत के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, हितेश कुमार मकवाना जी, तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी है, याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीरा लाल सामरिया जो है मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त बन चुके हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे, यशवंत कुमार सिन्हा जी थे और उनकी जगह अभी बन चुके हीरा लाल सामरिया। इनका नाम याद रखना, ये पहले देश के दलित हैं जो कि अगर बात के सूचना आयुक्त बने। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत में हुई थी। संतोष कुमार झा जो हैं कोंकण रेलवे के नए कमांडर बन चुके हैं। तो कोंकण रेलवे जो है उसके नए अध्यक्ष अगर बात की जाए तो ये बने हैं संतोष कुमार झा जी। एंड कोंकण रेलवे की शुरुआत जो है 1998 में हुई थी, नवी मुंबई में हेडक्वार्टर है। रिसेंट में मैंने अभी जो है 1 वीक पहले ही एक वीडियो बनाया अपॉइंटमेंट वर्तमान में कौन किया, वो वीडियो आप लोग इस वीडियो के बाद में जरूर से जाकर देखिएगा, जहां पर सारी अपॉइंटमेंट जो है 150 प्लस इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी कवर करी गई है। एग्जाम से पहले वो देखकर जाना। समिट जो इंपॉर्टेंट हुआ है, जैसे भारत में 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करने वाला है, ये सूचना दी है अश्विनी वैष्णव कौन है, IT मंत्री हैं, रेल मंत्री, संचार मंत्री हैं। तो 5G एंड 6G के लिए काफी इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है। फिर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता अगर बात की जाए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन एंड रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी एंड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, यानी कि दोनों विदेश मंत्री आपस में, दोनों रक्षा मंत्री आपस में मिलकर बात करेंगे। एंड 2+2 डायलॉग जो है भारत क्वाड देशों के साथ में करता है। क्वाड यानी कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया प्लस रशिया के साथ में भी करता है। रशिया क्वाड का मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ ये 4 देश याद रखना, ठीक है। तो इन 4 देशों के साथ में भारत 2+2 वार्ता करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AI सेफ्टी समिट 2023 रिसेंट में कहां पर हुआ है, ये हुआ है अगर बात की जाए UK में, लंदन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसकी अध्यक्षता करी है। 28 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये जो है समिट हुआ है। अगले साल ये दक्षिण कोरिया में होगा एंड फिर फ्रांस में भी AI समिट होने वाला है। ये जो अभी UK में रिसेंट में हुआ है, यहाँ पर ब्लेचले घोषणा हुई है। ब्लेचले घोषणा में AI की संभावनाएं एंड अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस पर चर्चा करी गई है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, AI समिट 2023 लंदन UK में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक रिसेंट में कहां पर हुई है, जापान में। इस साल की G7 की सारी बैठकें जापान में ही हो रही है, तो याद रखना G7 जापान में। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। G7 में कौन से देश है, इस तरह से याद रखो, कनाडा, USA, फिर यूरोप के 4 कंट्री कौन है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड UK, एंड फिर एक एशिया का देश है जापान। तो इस तरह से याद रखना है। एंड अमेरिका के विदेश मंत्री जो एंथनी ब्लिंकन है, ये G7 के बाद में यहीं पर 2+2 के लिए वार्ता के लिए आए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, जैसे जो डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स है। जैसे अगर बात करें स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत, सूरत का रिसेंट में अनावरण जो है, सूरत शहर के नाम से ये विध्वंसक पोत है, जिसका उद्घाटन भी सूरत से ही हुआ है। इंपॉर्टेंट याद रखना, भूपेंद्र पटेल गुजरात के CM एंड नौसेना के हेड जो हैं R हरि कुमार, इन्होंने इसको लॉन्च करा गया है। भारत बांग्लादेश के बीच में अगर बात की बोंगो सागर युद्धाभ्यास हुआ है, इसका 4th एडिशन हुआ है बोंगो सागर का, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये 2019 से शुरू हुआ था। भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास भी होता है। देखिए हर वीक आपको ये करंट अफेयर्स मिलेगा। अगर आप एग्जाम से पहले 1 साल तक लगातार वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स देखकर जाते हैं, फिर जो टॉपिक वाइज वीडियो वो देखकर जाते हैं, करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने पर्सनली SSC के सारे एग्जाम क्लियर कराए रिसेंट ईयर में 2023 में, तो मुझे पता है कि SSC करंट अफेयर्स कहां से पूछती है, ठीक है। तो 90% करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई है। रिसेंट में 13 से 17 नवंबर तक दुबई एयर शो में जो है भारत की तरफ से LCA तेजस एंड ALH ध्रुव जो है दुबई के अल मखतूम हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सारी इन सब की PDF जो है ना, केंद्रीय कैबिनेट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इंपॉर्टेंट समिट, इंडेक्स एंड रैंकिंग, इंपॉर्टेंट अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, युद्ध अभ्यास, बुक्स एंड ऑथर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, बदले हुए नाम, नोबेल पुरस्कार 2023, ये सारे के सारे जो है आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप लोग जो है PDF के लिए ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, अगर बात की जाए
विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? ये बने हैं मोहम्मद शमी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट। 2015 वर्ल्ड कप खेला इन्होंने, 19 का खेला, अभी 23 का, 14 पारियों में 45 विकेट ले चुके हैं, काफी तगड़े तरीके से। ये आंकड़ा मैं श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हुआ 5 विकेट लिए उसके बाद का बता रहा हूँ, उसके बाद में हो सकता है कि 45 प्लस भी हो गए हैं डेफिनेटली, एंड हो भी जाएंगे, भी सेमीफाइनल एंड फाइनल भी बाकी है। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है। जहीर खान का था 44 विकेट का, तो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी सरपास हो चुका है। ये आंकड़ा अपडेट हो जाएगा। बाकी हाँ, ये क्वेश्चन बन जाए कि अगर बात करें विश्व कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, तो ये मोहम्मद शमी ही हैं। इसके अलावा इन्होंने काफी और भी रिकॉर्ड तोड़े, जैसे 7 बार जो है 4 विकेट लेने वाले अगर बात करें पहले गेंदबाज बने, मतलब 4 विकेट के स्पेल जो है 7 बार ले चुके हैं ये, तो ये पहले गेंदबाज बने। एंड इसमें से 3 बार तो 5-5 विकेट भी लिए, मिचेल स्टार्क की बराबरी करी है। मिचेल स्टार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है इंग्लैंड के डेविड विली, जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है, ऑलराउंडर थे 33 ईयर्स के, एंड उन्होंने विश्व कप के बाद में संन्यास की घोषणा कर दी है। सुल्तान जोहर कप 2023 हॉकी का ये कप है, इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो फिर स्वर्ण पदक किसने जीता है? जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता है, एंड भारत ने अगर बात की जाए ये जीता है कांस्य पदक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना ये इंडिया में ही हुआ था सुल्तान जोहर कप 2023, एंड यहाँ पर जो है इन्होंने अगर बात की भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। फिर है पहले अमेरिकी राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप। गतका है क्या? गतका अगर बात की जाए सिख मार्शल आर्ट है, एंड इसकी चैंपियनशिप हुई थी यूएस में, जिसको अगर बात की जाए न्यूयॉर्क ने जीता है पहली बार। तो ये आयोजित कहाँ पर हुई याद रखना, यूएस में। एंड ये है क्या? तो पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चाओं में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? एंजेलो मैथ्यूज, मतलब श्रीलंका का ये एंजेलो मैथ्यूज हैं। अभी रिसेंट में अरुण जेटली स्टेडियम में मैच हो रहा था, एंड बांग्लादेश के खिलाफ आउट होने के ये 2 मिनट के अंदर अंदर इनको जो है मतलब क्रीज पर आना होता है, लेकिन इनके हेलमेट में कुछ इशू था, ये आ नहीं पाए, इस वजह से इनको टाइम आउट दे दिया एंजेलो मैथ्यूज को। ये काफी ज्यादा जो है विवाद में था, तो क्वेश्चन भी बनने के आचार हैं, आपको याद रखना एंजेलो मैथ्यूज। वैसे ओडीआई में 3 मिनट का टाइम होता है, लेकिन इस विश्व कप में जो है 2 मिनट का ही टाइम है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको क्रीज पर आना होता है, अदरवाइज आप लोग टाइम आउट हो जाएंगे। तो यही था। एंड यहाँ पर जो है बांग्लादेश के कप्तान थे शाकिब अल हसन, भाई साहब इन्होंने अपील कर दी कि आउट कर दो, एंड फिर आउट भी कर दिया गया। नेक्स्ट हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने जो अगर बात की जाए भारत जीत लिया, मतलब ओवरऑल स्वर्ण पदक जीता है। ये थी भारतीय महिला हॉकी टीम की जो है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने गोल्ड जीता है, फिर सिल्वर किसने जीता है? जापान ने ऑब्वियसली, एंड फिर अगर बात की जाए कांस्य जीता है चाइना ने। यहाँ पर 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, चाइना ने कांस्य जीता है। फाइनल कहाँ पर था? रांची के मारंगगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में हुआ था। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? अभी कौन है? रानी रामपाल नहीं है, सविता पूनिया जी का नाम याद रखना, ये है भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के कप्तान जो है मैन लेनिंग ने संन्यास लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जा सकता है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इन्होंने महिला में जो है 2010 से खेल रही है, 18 वर्ष की उम्र से, एंड अभी तक जो है इन्होंने काफी ज्यादा ओडीआई वगैरह में कैप्टनसी करी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैन लेनिंग वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लीग मैच खेलती रहेगी। जो WPL है ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसको पहली बार इस बार किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। तो उस टीम में जो दिल्ली कैपिटल की टीम है उसकी कप्तान कौन है? मैन लेनिंग है। मैन लेनिंग का नाम इसीलिए भी याद रखना है। बाकी बिग बेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर ये मेलबोर्न की कप्तान है, एंड WPL में दिल्ली की कप्तान है मैन लेनिंग, याद रखना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है ब्राजीलियन ग्रां प्री 2023। ये सारे के सारे जो फॉर्मूला 1 है ना, इनकी PDF में बनाकर PDF बंडल में अपलोड कर दूंगा। जो लोग भी डाउनलोड कर लेंगे, मतलब जो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे ना, उनको मिल जाएगी इसकी PDF विद इन अ वीक, जहां पर आपको सारे अपडेटेड मिल जाएंगे, क्योंकि अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ब्राजीलियन किसने जीता, सऊदी का किसने जीता, मतलब हर जो है 15-20 होते हैं, तो वो आपको लगातार लिस्ट में याद रखने होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र अक्टूबर के लिए जो है प्लेयर ऑफ द मंथ बने। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, एंड वहां पर न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र बने हैं। रचिन रविंद्र जो है वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। महिला वर्ग के लिए वेस्ट इंडीज की हिली मैथ्यूज को दिया गया ये अवार्ड। अब इंपॉर्टेंट डे भी देख लेते हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक के विश्व सुनामी दिवस अगर बात की जाए 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी दिवस 2016 से ही जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है।
आपदा के लिए उद्देश्य के लिए जागरूक करने के लिए ये मनाई जाती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। अगर किसी को भी लगता है कि एमसीक्यू फॉर्मेट मतलब क्वेश्चन कराओ, नीचे 4 ऑप्शन दो, फिर ही हम लोगों को एक्सप्लेन समझाओ, तो कर लेना। अगले वीक से हम लोग उस तरह से भी कर लेंगे, आप जैसे कमेंट करेंगे उस तरह से कर लिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल कवर होती है। एमसीक्यू फॉर्मेट वैसे भी आप लोग कर लोगे, एंड टेलीग्राम पर मैं वैसे भी डेली एमसीक्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड जो मंथली वीडियो का वहाँ पर हम लोग टॉप 100 कर लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन भी। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो है 3 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सभी की लिस्ट एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर भी, पीडीएफ बंडल में भी मैंने अलग से पीडीएफ डाली है बायोस्फीयर रिजर्व की। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, 4 फरवरी ऑप्शन में देंगे, आप लोग गलत करके आ जाएंगे। अगर नेशनल कैंसर जागरूकता पूछ ले 7 नवंबर है। अगर पूछ ले कि विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, फिर है 4 फरवरी, याद करना इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर बात की जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ ले 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो फिर 10 जनवरी है। इसी तरह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी है ना, उसी तरह से विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर है, 10 नवंबर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर भारत में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, एंड ये क्यों मनाते हैं? 2014 से ही मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 7 नवंबर को उनकी जयंती होती है। एक आंकड़े के अनुसार जो है भारत में हर साल 14 लाख कैंसर के नए मामले आते हैं, जो कि 2040 तक 20 लाख हो जाएंगे हर साल। तो कैंसर बहुत बड़ा जो है भारत के लिए चिंता का विषय है। नेक्स्ट है सीवी रमन जी की 135th अगर बात की जाए एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी क्या ही कहते हैं, मतलब जयंती है ना। तो सीवी रमन कौन है? भारत के महान भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार हैं। रमन इफेक्ट की खोज करी थी, सभी को पता ही है। एंड 7 नवंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 88 में इनका जन्म हुआ था। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला है, 1954 में भारत रत्न मिला है। अच्छा, 1954 में जो है ना भारत रत्न 3 लोगों को मिला है, पहली बार ही मिला था 1954 में। तो पहला भारत रत्न किसे मिला? एक तो सीवी रमन जी हो गए। अब 2 और कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट ही है, एंड एक और है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। फिर है विश्व विज्ञान दिवस, मैंने आपको बताया 10 नवंबर को मनाता है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। मैं थोड़ी सी जो है ना इसका ये लाइट कम कर लेता हूँ, आपको तो हो सकता है कम लगे, लेकिन मेरे लिए आंखों में काफी ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो विज्ञान दिवस आपको पता है 10 नवंबर हो गया, एंड शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर हो चुका है। 2008 से ही जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजादी की जयंती पर मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखना, एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा है। 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित करा गया। भारत रत्न की पूरी लिस्ट मैंने डाल रखी पीडीएफ में। आप लोग सोचेंगे कि बार बार ये क्या बोल रहे हैं बंडल बंडल, लेकिन हाँ सच में बंडल में सब कुछ मिलेगा आपको A to Z, तो जरूर से जाकर देख लीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। बीच में क्वेश्चन रह गया हमारा, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर को होता है। सन 2000 में ये उत्तराखंड से मतलब उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया स्टेट बना था। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। अभी कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो उत्तराखंड याद रखना। इसके अलावा जो है झारखंड का है 15 नवंबर को। छत्तीसगढ़ का कब होता है? 1 नवंबर को। ये सभी जो है 2000 में ही अलग हुए थे। झारखंड हुआ था बिहार से अलग, छत्तीसगढ़ होता MP से अलग, और उत्तराखंड हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था पहले वीक में, तो अभी हम लोग जो है अगले वीक के लिए वेट करेंगे। इकोनॉमी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे अगर बात की इकोनॉमी, फाइनेंस वगैरह सब कुछ, मतलब इसी में इंक्लूड कर लो इस कैटेगरी में। कोटक जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी, इसने जो है ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप की 51% स्टेक ले लेगा। यहाँ पर 4,501 करोड़ में जो है ये इन्वेस्ट के साथ में इस ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप का जो है अगर बात की जाए स्टेक ये खरीदने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है 2015 में कोटक इंश्योरेंस की स्थापना करी थी। स्वीडिश कंपनी एक साब, ये भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाले हैं। एक्चुअल में हरियाणा में एक फैक्ट्री स्थापित करेंगे यहाँ, जहाँ पर एंटी आर्मर, एंटी बंक वगैरह जो है डिफेंस के लिए इक्विपमेंट जो है ये प्रोडक्शन करने वाले। तो पहली बार जो है कि किसी भी विदेशी कंपनी को रक्षा क्षेत्र में 100% FDI प्राप्त हुआ है। अभी तक जो है 74% ही मैक्सिमम अलाउड था। इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है IOC ने जो है 148 करोड़ के मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया। मर्केटर पेट्रोलियम नाम की कंपनी है, गुजरात में। इसके पास में जो है तेल एंड गैस के बड़े बड़े ब्लॉक हैं खंबात की खाड़ी के पास में। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो है अभी इस कंपनी, क्योंकि ये कंपनी डूब रही थी, तो इसको बचाने के लिए या फिर कुछ भी कहो 148 करोड़ रुपए में अब ये जो है IOC के पास में आ चुके हैं ये तेल के कुएं।
तो काफ़ी अच्छा है इनके लिए। आईओसी के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1959 में गवर्नमेंट कंपनी है, 59 में स्थापना होती है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। श्रीकांत माधव वैद्य जी जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना आईओसी। अडानी ग्रीन एनर्जी में जो है 8.5 गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया। मतलब 8.5 गीगावाट आप लोग समझेंगे कि ये क्या है। ये है, इसके साथ में ये इंडिया की सबसे बड़ी अगर बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है अडानी ग्रीन। ठीक है, तो अडानी ग्रीन काफ़ी बड़ी हो चुकी है। एक्चुअल में राजस्थान में रिसेंट में इनका जो है एक नया सोलर प्लांट जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है, उसी के साथ में नई कंपनी बन चुकी। मतलब ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है इन द रिन्यूएबल एनर्जी। याद रखना है 2015 में स्थापना हुई थी। अमित सिंह जी जो है वर्तमान में सीईओ हैं। एंड सबसे ज़्यादा 8.5 गीगावाट में भी 5 गीगावाट जो है अकेले सोलर एनर्जी से आते हैं, बाकी विंड एनर्जी से भी आते हैं और भी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है एनर्जी। एंड 2023 में भारत की वृद्धि दर 6.3% रहेगी। ये कहाँ है? यूबीएस क्या है? एक फर्म है जिसने ये आंकड़ा जारी करा है। अवार्ड्स देख लीजिए, आरबीआई को मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चेंज मेकर ऑफ द ईयर। देखिए ये वीडियो पहला है, तो मैं आपके कमेंट पर जरूर से अगला वीडियो के लिए टाइम के लिए जो है अगले वीडियो में आपके कमेंट को जो है अगर बात की जाए उनको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे वीडियो की लेंथ क्या रखे, आधे घंटे रखे, 1 घंटे रखे, किस तरह के क्वेश्चन को शामिल करा जाए, तो आप लोग जो है कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग करा जाएगा। द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा जो है आरबीआई को ये चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया है। आरबीआई सबको पता है 34 में स्थापना होती है। अभी अध्यक्ष शक्तिकांत दास जी हैं। भारत के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन जी बने हैं? तो ये बने हैं शिव नाडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। शिव नाडर जो है ये HCL टेक के संस्थापक शिव नाडर 2042 करोड़ के दान के साथ में लगातार 5वें वर्ष ये टॉप पर हैं। सेकंड नंबर पर विप्रो के अजीम प्रेमजी जी हैं 1774 करोड़ के साथ में। जेरोदा के फाउंडर भी इस बार शामिल हुए हैं, पहली बार सबसे यंग एज में जो है ये भी फिलेंथ्रोपिस्ट बने हैं। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी की स्टेचू लगी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वानखेड़े में किसकी स्टेचू लगी है? सचिन तेंदुलकर की स्टेचू लगी है। नेक्स्ट भारतीय कवि हैं गिवे पटेल, इनकी रिसेंट में डेथ हो गई है। ये इनके कुछ जो है पोएट्रीज है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट संगीतकार लीला आमचरी जी की डेथ हो गई है। 2005 में इनको पद्मश्री मिला था। कर्नाटक एंड हिंदुस्तानी साहित्य में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है अगर बात की संगीतकार थी। एंड इनका रिसेंट में डेथ हुई है, तो इंपॉर्टेंट याद रखें। जो डेथ वगैरह होती है ना उनकी मैं अलग से आपको लिस्ट दूंगा। तो पीडीएफ बंडल में आपको वीकली, मंथली, टॉपिक वाइज, स्टैटिक सब कुछ मिलेगा। जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में फ्री क्विज अटेम्प्ट कीजिए। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा विदाउट एनी टाइम पास। आपने जो है 22 पेज की एक पीडीएफ पढ़ ली है। अब जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही विद इन 5 मिनट ये पीडीएफ का रिवीजन कर पाएंगे। तो इसी तरह से यही खास बातें हैं, जरूर से जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। एंड जय हिंद, जय भारत।